प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तिका भारत की खोज। भारत की खोज का हम आज पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है नई समस्याएं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। अब यहाँ पर अकबर का वर्णन किया है कि वह कैसा था। उनके दरबार का जो पुर्तगाली था, जिसका नाम था जेसुइट, उसने बताया कि अकबर की जो दिलचस्पी थी, अकबर की जो रुचि थी, वो कई बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उसे न सिर्फ सैनिक और राजनीतिक मामलों का ज्ञान था, बल्कि यांत्रिक कलाओं में भी उसे रुचि थी। उसकी सैन्य शक्ति भी अच्छी थी, राजनीतिक मामलों में भी बहुत अच्छा था, यांत्रिक कलाओं में भी उसे रुचि थी। फिर भी बहुत ही अनोखी सी बात है कि उसकी जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा एक बिंदु पर जाकर अटक गई थी, रुक गई थी। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। अब जो अकबर था, उसका ध्यान जहाँ लगना चाहिए था कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, वहाँ पे नहीं गया। अगर उसका ध्यान गया होता और उसने पता लगाया होता कि संसार का जो दूसरे हिस्से हैं, अपनी राजधानी के अलावा दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा है, संसार में दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, तो वो ज़रूर सामाजिक परिवर्तन करता, उसकी नींव रखता। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि इस्लाम का दूसरे राष्ट्रीय जो धर्म थे, उनके बीच और लोगों के विभिन्न रीति रिवाजों के बीच सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अलग अलग धर्मों और अलग अलग रीति रिवाजों के बीच में तालमेल बनाए, संयम बनाए और राष्ट्रीय एकता, लोगों के बीच में एकजुटता कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। तो इस प्रकार अकबर जो एक कुशल शासक था, उसके बाद भी भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें कुछ खास वह बदलाव नहीं ले पाया, नहीं ला सका। और उसके बाद भारत ने फिर से गति जो थी, उसकी गतिशीलता को खो दिया और परिवर्तन की जो उसकी प्रवृत्ति थी, वह रुक गई। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी, वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। अब अकबर ने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, उसका जो शासन था, वह उसने बहुत ही मजबूती से स्थापित किया था। इसलिए जो उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे, वह इतने शक्तिशाली नहीं थे। फिर भी लगभग 100 साल तक उसका जो शासनकाल था, वह चलता रहा।
सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे, यानी शासन प्राप्त करने के लिए, गद्दी पाने के लिए जो अन्य उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में युद्ध होते रहे। और जो केंद्रीय शक्ति थी वह धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, कमज़ोर पड़ती चली गई। पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुग़ल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। अब धीरे धीरे जो केंद्रीय शक्ति थी वह क्षीण होती चली गई, परंतु फिर भी उसके दरबार का जो प्रभाव था, उसका जो प्रताप था, जो उसका तेज था, वह कायम रहा। और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान जो मुग़ल बादशाह थे उनका यश कायम रहा, उनका यश चारों तरफ फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से, अगर हम वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली और आगरा में बहुत ही सुंदर इमारतें, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें तैयार की गई। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की श्रेणी से एकदम अलग थी। जो दक्षिण और उत्तर के मंदिर और दूसरी इमारतें थीं, उनसे ये जो भारतीय मुग़ल कला थी ये बहुत ही अलग थी। इनसे प्रेरित होकर अन्य वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। तो उस समय के जो वास्तुकार थे उन्होंने बहुत ही सुंदर आगरा का ताजमहल बनाया, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए उस समय से निर्मित लाल किला दिल्ली का और ताजमहल आगरा में हम जानते हैं यह विश्व के सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। अब उत्तर पश्चिम से जो हमलावर आ रहे थे और इस्लाम धर्म, इन दोनों ही का भारत पर बहुत ही असर हुआ। इन आक्रमणकारियों के कारण, हमलावरों के कारण कई अन्य बुराइयां भी भारत में घर कर गई। समाज में कई तरह की जो बुराइयां थी वह फैली। कैसी? जात पात की सड़ान, जात पात का भेद, यह सबसे अहम बुराई था कि लोग जाति पाति में विश्वास करने लगे। नीची जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, इस प्रकार के अलग अलग वर्ग बन गए। समाज जो है वर्गों में बंट गया। अछूत प्रथा, लोगों को अछूत, जो नीची जाति के लोग थे उनसे छुआछूत मानने लगे, यानी वो अछूत हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार की प्रथा का चलन पड़ गया। अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति, यानी बड़े जो ऊंचे जाति के लोग हुआ करते थे वो नीची जाति के लोगों से अलग रहा करते थे। इस प्रकार की कई जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, वह समाज में फैल गई। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब इसमें क्या हुआ कि जब समाज में इस प्रकार की छुआछूत और जात पात
ये प्रकार की प्रवृत्तियाँ शुरू हुई। तो इस्लाम में हम जानते हैं भाईचारे की बात कही जाती है। इस्लाम का जो भाईचारा है, सबको अपना मानने वाली बात है, उसका लोगों पर काफ़ी असर होने लगा। जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया जाता था, वे लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए, जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। अब इस प्रकार की जो विचारधारा लोगों के मन में आ गई थी, समाज में फैल गई थी, उसके कारण कई आंदोलन शुरू हुए। इनका उद्देश्य क्या था कि लोगों के बीच में धार्मिक समन्वय स्थापित करना। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। तो इस प्रकार का जो विभिन्न प्रकार के वर्ग जो थे, जाति पाति का जब भेदभाव होने लगा तो लोग धर्म परिवर्तन करने लगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यह बात ध्यान देने लायक है, इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि वर्गों का प्रभाव इस प्रकार बढ़ गया था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे, धर्म परिवर्तन करने लगे, सामूहिक रूप से इकट्ठे लोग क्या करने लगे, धर्म परिवर्तन करने लगे। ऊंची जाति के लोग में कभी कभार लोग क्या करते थे, पूरे घर में से कोई एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता था, और यदि निम्न श्रेणी के लोग हुए तो पूरा का पूरा मोहल्ला या पूरी की पूरी एक जाति के लोग या फिर पूरा गांव, पूरा सब सामूहिक रूप से क्या करते थे, धर्म परिवर्तन कर लेते थे। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। अब क्योंकि पूरा का पूरा गांव या पूरे की पूरी जाति या मोहल्ला एक साथ धर्म बदलने लगा, तो उनका जो सामूहिक जीवन था, एक साथ वो जिस प्रकार से रहते थे, एक साथ जो कार्य करते थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वे वैसे की वैसे चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। तो धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ पूजा पाठ का जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा बदल गया। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इसलिए हम आज भी देखते हैं कि कुछ जो व्यवसाय हैं, कुछ जो धंधे हैं, वो मुसलमान लोग ही करते हैं। ऐसे विशेष खास पेशे और शिल्प जो हैं उस पर मुसलमानों का एकाधिकार है। सिर्फ वही लोग कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान लोग करते हैं। मतलब कपड़ा बुनने का जो काम है वो ज़्यादातर मुसलमान लोग ही करते हैं, जो कि बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। मतलब एक वर्ग के जो लोग थे वो एक ही प्रकार का कार्य करने लगे, और उस विशेष जो उनका पेशा हुआ करता था उस पर उनका ही एकाधिकार हो गया सदा के लिए। तो यहाँ पर ये भाग इस पाठ का समाप्त हुआ। अगला भाग हम पढ़ेंगे अगले कालांश में।